बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगज़ीन के साथ राजा असद अली ख़ान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मियां महमूद अख्तर और मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाक़त शकीला। आप जानते हैं कि एशिया कप जो है उसके हवाले से बड़ी उम्मीदें थी, जैसे पाकिस्तान ने इब्तिदा की और फिर भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर एक मैच ख़त्म हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने 15 गोल दाग दिए जकार्ता में, इंडोनेशिया जो होस्ट है उसके खिलाफ। फिर अब सारी उम्मीदों का महवर था पाकिस्तान पर मुकाबला जापान जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान 3-2 से हार गया। एक गोल जो है वो हैरानकुन हद तक बाद में वो नलिफाइड हो गया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसके अलावा जो अहम मौजू है वो वेस्ट इंडीज़ की आमद है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको तारुफ करा दूँ, जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उसमें मौजूद हैं मोहम्मद सकलैन, जो कि पाकिस्तान के साबिक सरकर्दा हॉकी के खिलाड़ी हैं, आज के लेसन कॉलेज लाहौर में बहसीत कोच मुंसलिक हैं। और दूसरे हैं काशिफ महमूद भट्ट साहब, जो कि क्रिकेट के फर्स्ट क्लास खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के जूनियर स्टिंग को लीड कर चुके हैं और इसके अलावा ये जनरली एक स्पोर्ट्स तज्जियाकार भी हैं। तो मैं सबसे पहले सकलैन साहब आपसे पूछता हूँ, ये फरमाइए कि जो तवक्को थी मेरे ख्याल में उससे बेहतर ही खेल पाकिस्तान ने जापान और भारत के खिलाफ पेश किया। तवक्को तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी हमारी कि हम जो है वो जापान से जो है वो क्रूशल मैच आते, मगर यह कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ और जो है जिस तरह इंडोनेशिया के खिलाफ हाई स्कोरिंग गेम खेला, मगर अनफॉर्चुनेटली जो है ये कह लें कि टूर्नामेंट में जो है वो बड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि अच्छी टीम भी टूर्नामेंट में एक मैच ऐसा बुरा खेल जाती है जिसकी वजह से वो सारा जो है वो जो अच्छा किया करा है, जो अच्छी चीजें भी होती हैं वो जो है ना वो पूरी चीजों में आ जाती है। तो बस अनफॉर्चुनेटली कह लें कि आप ये मैं जो है बीइंग ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं आपके साथ, तो मैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम जो है वो स्टार्ट जो है बहुत ही कह लें कि रिलैक्स या शेकी स्टार्ट था पाकिस्तान का, और बड़ा ही सरप्राइजिंग जो है वो पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया। इस तरह के क्रूशियल मैचेस में जो है वो पाकिस्तान में, मैंने शायद आपके टीवी प्रोग्राम में आपको मैंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान पहले गोल नहीं करेगा तो पाकिस्तान को जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ऐसा ही हुआ कि जापान ने पाकिस्तान के खिलाफ गोल किया, क्योंकि 2018 में जो पाकिस्तान एशियन गेम जो हारा है इसी ग्राउंड के ऊपर हारा था। एशियन गेम का सेमीफाइनल जापान के खिलाफ 1-0 से हारा था, तो उसमें भी पाकिस्तान ने गोल जो है वो खाया और पाकिस्तान जो है वो अंडर प्रेशर हो गया। इस मैच में पाकिस्तान ने गोल खाया और उसके बाद पाकिस्तान को 3 गोल हो गए। बहरहाल जापान एक बेहतर रैंक टीम है, दे आर डिफेंडिंग चैम्पियन, और पाकिस्तान बाहर एक रैंकिंग में काफ़ी पीछे है। आप समझते हैं कि जो हमने दौरा किया यूरोप का, जिसमें हॉलैंड, स्पेन और बेल्जियम जैसी टीमों के खिलाफ खेला, उससे हमें कुछ बेहतरी हुई? फिर आप ये जो फरमा रहे हैं कि जापान के खिलाफ तवक्को जीतने की थी, मुझे लगता है कि तवक्को जीतने की ज़रा कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? पाकिस्तान जो है चाहे जापान के साथ रैंकिंग में फर्क, क्योंकि जापान की मौजूदा रैंकिंग 17 नंबर है और पाकिस्तान की जो है वो रैंकिंग 19। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है प्रो लीग में ना होने की वजह से इस पोजीशन में है ना, तो अदरवाइज पाकिस्तान टॉप 10 में तो हर हाल में होता है। पाकिस्तान हर सिनेरियो में जो है वो जापान से बेहतर है। पाकिस्तान जो है वो उस दिन पाकिस्तान का बुरा दिन था, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर सका। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का जो है, क्योंकि आप देखें ना अल्टीमेटली पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ये दूसरी दफा ऐसा हुआ तारीख में, 2014 में भी हुआ, अब पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में दोबारा अगर पार्टिसिपेट करता वो 2028 में करेगा। तो ये जो है वो बहुत ही जो है वो अजीब जो है ना, क्योंकि नेशनल गेम है हमारा, हम ऑलरेडी जो है वो हॉकी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो इसमें जो है जब तक जो है वो हम अच्छे टूर्नामेंट इस तरह एशिया कप हो गया, एटलीस्ट हमें एशिया में अपनी हुक्मरानी दोबारा पहले कायम करनी पड़ेगी, फिर हम वर्ल्ड के जो है वो सोच सकते हैं कि हम दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बने। अब ये देखें, पाकिस्तान के एशिया में 5वें नंबर। मैं उस तनाज़र में भी देख रहा हूँ कि प्रो लीग में आप इसके नहीं गए कि आपके पास माली वसाइल नहीं थे। अब वो लंबी दास्तान है, वो दराज भी है और दिल गुदाज भी है और दिल को दुखाने वाली भी है। मैं इस पर ये ख़त्म करना चाहूँगा, आप ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, और अब एक स्विट्ज़रलैंड भी टीम गई हुई है, वो जो क्विक हॉकी है 5 साइड, अच्छा हो रहा है कि कुछ ना कुछ दरवाजे खुल गए हैं। जब आप खेल लेंगे तो कुछ बनेंगे। फॉरेन टूर जूनियर के और सीनियर स्टिंग्स के होंगे जो होना शुरू हो गए हैं। कुछ आप समझते हैं कि अब कुछ बेहतरी हुई है? नहीं, देखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो काम है वो देखें, उन्होंने बेहतरीन इनको जो है एशिया कप से पहले यूरोप का टूर करवाया, वहाँ पे टॉप की टीमों के साथ खेल के आए हैं। तो मेरे ख्याल में जो है वो प्लेयर्स जो है वो देखिए, जब तक कोच ने खुद नहीं खेलना चाहिए, दुनिया का बेस्ट कोच आपके पास, बेस्ट फिजिकल ट्रेनर आपके पास, थिंक टैंक आपके पास बेस्ट, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दुनिया की बेस्ट फेडरेशन में उसका शुमार होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये थे मोहम्मद सकलैन, और अब स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है
जैसे मैंने शुरू में बताया था, काशिफ महमूद भट्ट साहब ने, जो कि क्रिकेट के सरकर्दा फर्स्ट क्लास खिलाड़ी होने के साथ साथ पाकिस्तान की जूनियर टीम को लीड कर चुके हैं। ज़रा बताइए कि अब सुनने में आया, अभी कंफर्म नहीं किया, पीसीबी का कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं आया कि मैचेस दे आर बीइंग शिफ्टेड टू मुल्तान फॉर सम रीज़न। तो एक तो गर्मी होगी, फिर ये भी सुना है कि 5 बजे मैचेस शुरू होंगे। वेस्ट इंडीज़ को कहाँ प्लेस कर रहे हैं? पाकिस्तान ने तो अपनी फुल फ्लैज टीम का ऐलान कर दिया है। जी, सबसे पहले राज साहब आपका और रेडियो पाकिस्तान का मदऊ करने का बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह यू डूइंग ग्रेट जॉब माशाल्लाह, और आपको सुनने में और आप सीखने में हमेशा बहुत मज़ा आता है। और आपने जैसे बात की क्रिकेट की, राजा साहब आपके साथ पहले भी बैठक हुई, डिफरेंट चैनल्स पे हुई, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि देयर शुड बी ABC 3 प्लान्स। अगर आपका A प्लान काम नहीं कर रहा तो B पे आ जाए, B नहीं है तो C पे आ जाए। देयर शुड बी सम प्रोफेशनल वे। एट द लास्ट टाइम आपको पता लग गया जी कि ये मामला हो गए, ये हालात हो गए हैं, तो मैच शिफ्ट कर दीजिए। कराची का सोचा गया, वहाँ पर जी पिचेस तैयार हो रही हैं। फिर सोचा गया जी मुल्तान में भी देखेंगे। अभी कुछ फाइनल सीन क्लियर नहीं हो रहा कि कहाँ पे होने और किस तरह होने हैं, कि वो आ भी रहे हैं, होगी भी सीरीज़ या नहीं। अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी या दूसरी जगहों से भी। और जहाँ तक आपने बात की है टीम्स की, सवाल हम खुद ही उठाते हैं, खुद इसका जवाब कर लेते हैं। हो सकता है पीसीबी ने इसको अभी पिंडी में ही कराने का इरादा किया हो। कुछ खबरें ये आ रही है पहले पिंडी ही अनाउंस हुआ था, काफ़ी महीना पहले उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन उसका पता लगा जी कि जो हालात हैं कंट्री के, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से वो कराची या मुल्तान शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें पहले ही कर लेनी चाहिए, रादर कि आपको कि एक हाइप क्रिएट हो जाए किसी चीज़ की। और आपने जो बात की है टीम्स की, तो ये तो मैं आपको बताता चलूँ, क्रिकेट में कोई भी हल्का नहीं है, ख़ास तौर पे वनडे T20 क्रिकेट में तो आप किसी को कह ही नहीं सकते कोई बड़ा नाम है छोटा नाम है। यहाँ पे जिसने ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम परफॉर्म कर दिया, ही इज़ द प्लेयर, ही इज़ द मैन और शी इज़ द प्लेयर। तो मेरे ख्याल से किसी को हल्का लेना बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, मैं भी इसी हक में हूँ कि फुल स्ट्रेंथ से जाना चाहिए। आपकी रैंकिंग बढ़ती है, आपको प्लेयर्स की रैंकिंग बनती है, पूरी दुनिया में प्लेयर का नाम होता है और रिकॉर्ड बनाने का मौका मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि सीनियर्स के साथ 1 2 3 नए चेहरे भी इंट्रोड्यूस करवा दिए जाए। वो तो नहीं हुआ ऐसे जी, एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी, लेकिन वही हुआ कि एकदम फिर जब सेलेक्टर की, कोच की और कैप्टन्स की मीटिंग हुई तो टोटली सारी चीज़ें दोबारा फिर और टिपिकल ओल्ड स्कूल में चली गई जी, कि फिर कप्तान की मानी गई और वो सीनियर्स प्लेयर दोबारा आ गए और रिजवान को रेस्ट का खास सोचा जा रहा था। लेकिन मैं इसके हक में नहीं था कि रिजवान को रेस्ट करवाया जाए। आज मैं इसके हक में ज़रूर हूँ कि न्यू विकेट कीपर को जो उन्होंने ऐड किया है, मोहम्मद हारिस को, जो पेशावर ज़ल्मी से भी खेलते हैं, और रिजवान ने जिनको कहा जी कि अगर मेरा कोई शू फिल कर सकता है, मेरे साथ रह सकता है, तो ये वाकई और एक अच्छा प्लेयर है, प्रोमिनेंट प्लेयर और T20 और वनडे का बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट फाइंड है मैं कहूँगा। तो 1 2 चेंजेस तो अच्छी देखने को मिली हैं, जिसके मैं हक में था कि ऐसे होना चाहिए। उनको मौका मिलने वाला फिलहाल वो तो फ्लाइंग सो हाई। अच्छा, अब इसमें जो कराची में इस वक्त T20 सीरीज हो रही है बिफोर द ODIs, इसमें मुझे बताएं कि श्रीलंका की जो खवातीन है, हाँ जी, वो 106 102 इस तरह के रन बना रही है, और उस पर सोने पे सुहागा कि हमारी टीम जो है वो भी 17 या 19वीं ओवर में ये टारगेट अचीव कर रही है। और ऐसा कितना खूबसूरत आपने टेक्निकल बात की कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताऊंगा, मैंने दोनों ही मैचेस लाइव देखने, उसके बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया, इट्स ऑल अबाउट पिच कंडीशन। वहाँ पे पिच में जिस T20 की पिच मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा जो ट्रैक था वो डिफ़िकल्ट था और दोनों टीम्स को उस पर खेलने, फ्री शॉट्स खेलने में प्रॉब्लम नज़र आई है। लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि पहली बार श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, वुमेन की टीम आई, और ख़ूबसूरत तरीके से, बेहतरीन तरीके से, खुशाइन तरीके से क्रिकेट वहाँ पर हो रही है। लाइव भी देखने का मज़ा आ रहा है और प्लेयर्स भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और जिस तरह जिस खूबसूरत फ्रेंडली माहौल में मैच हो रहे हैं वो काबिल दीद है। अच्छा, इसमें हमारे को 8 10 11 काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही तो उनको वहाँ खेलने देते हैं यहाँ पे कुछ। लेकिन मेरे ख्याल में बोर्ड रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो सबसे पहला जो प्रेशर आता है वो कप्तान या हेड चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स पे नहीं आता, बल्कि वो आ जाता है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो लगा जी कि गो फॉर द किल। जी बिल्कुल, मैं तो अगर मैन क्रिकेट की बात अब करें तो एग्जैक्टली मैं तो आपके साथ टोटली एग्री करूंगा। यू शुड गो विद योर फुल स्ट्रेंथ। 16 रुकनी टीम है। हाँ जी, होम सीरीज में आप 16 ही करते हैं। 16 रुकनी टीम में देखिए 3 ओपनर हैं, 3 मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, 2 विकेट कीपर हैं, 3 स्पिनर्स और 5 फास्ट बॉलर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो अब मुझे ये बताएं कि इसमें आप समझते हैं कि खुशदिल शाह would be an ultimate and not automatic choice? देखिए, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड के कैप्टन किस स्ट्रेंथ से जाना चाहता है। वो आसिफ अली के साथ जाएगा, राइट हैंडर के साथ, या लेफ्ट हैंडर खुशदिल शाह के साथ जाएगा। ये सारा डिपेंड करता है कैप्टन से, बिकॉज कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और 3-4 साल के बाद ही तो पाकिस्तान को ऐसा कैप्टन मिला जिसके पास अथॉरिटी है, जो अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 खिला सकता है। यही तो खुशाइन बात है कि पाकिस्तान टीम ट्रैक पे है, विनिंग ट्रैक पे है, और प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कैप्टन भी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है।
बिल्कुल ठीक है। और जी। ये जो मैचेस हैं ये 8, 10 और 12 जून को पिंडी खेले क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये जो हमें खेले शेड्यूल पहले खेले ऑफिशियल जाने थे अब इससे मुल्तान एक्सपेक्टेड है। और जिस तरह मैं कुछ नहीं, यहाँ बट पे आई जी बिलीव प्लीज इन जी देयर प्लीज व्हाट्सएप जो पीसीबी का ऑफिशियली हाँ आता है जी 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 उसमें सो फार तो हाँ जी जी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हम ये जी जी अज्यूम लेकिन कर एक लेते हैं। आपको मैं बात बताता चलूँ कि एज ए कि देयर शुडंट बी एनी लेम एक्सक्यूज कि जी गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, औस है, कोई चीज़ मेरे नहीं ख्याल से प्लेयर शुड बी रेडी टू प्ले इन एनी कंडीशंस। वेस्ट इंडीज में मैं चेक कर रहा था कि पोर्ट ऑफ स्पेन ने 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पे तो 50 को छू जाएगा। लेकिन आफरीन है क्रिकेट खेलने, हम भी खेलते रहे गर्मियों में। बड़े बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सामीन हमारा एक और सिलसिला है मुलाकात का। रेडियो पाकिस्तान के हमारे सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हैं तारिक रहीम, उनसे गुफ्तगू का पहला हिस्सा आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में सुना। आइए अब गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। अच्छा तारिक साहब, इकबाल बेग साहब ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने बड़ी, अब वो टीवी एंकर हैं एक इस्टेब्लिश। तारिक सईद आए बीच में, वो भी इस्टेब्लिश हो गए हैं। कराची में एक नौजवान और ऊपर आए, वो भी अब काफी पुराने हो गए हैं। राना इशफाक, सुलेमान मेड अ लॉट ऑफ मार्क, काफी मेहनत की। अब जरा कुछ कम करने शायद उनकी रेडियो की सर्विस है इसलिए। इदरीस साहब वाज वेरी पॉपुलर मेरे ख्याल में, जो बिल्कुल आर्टिकुलेट थे, वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे ना कि जो रेडियो के बड़े सख्त किस्म के स्टैंडर्ड थे। तो मेरे ख्याल में इदरीस साहब के बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए कि उन्होंने, क्योंकि वो सीनियर भी हैं, और फिर मुनीर साहब ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। कारदार साहब की बड़ी, उन्होंने वो जो एक सख्त उनका रवैया था अबाउट उर्दू कमेंट्री, तो वो डटे रहे। ये ओवर द ईयर मेरे ख्याल में ये 2000 आदमी का मैंने खास तौर पर जिक्र किया। दे हैव कंट्रीब्यूटेड मच। मोहम्मद इदरीस इज अ लेजेंड और ये इनको कमांड उर्दू लैंग्वेज पे इतना ज्यादा है और इनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर है और ये हल्की सी बात करते करते एक बड़े मजाकिया बात कर जाते थे, ठीक है। और ये इनका एक अपना अंदाज था और मेरे हिसाब से किसी कमेंटेटर, उर्दू कमेंटेटर ने इनको मैच नहीं किया इनकी ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड में। और ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि फैसलाबाद का जो स्टेडियम है उसमें जो मीडिया बॉक्स है वो उनके नाम पर रखा गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब हसन जलील साहब बड़े अच्छे वाकयात बयान कर रहे हैं। कुछ वाकयात आपको याद है? एक दफा मैं और आप नागपुर में कमेंट्री करते तो वो कमेंट्री बॉक्स में आग लग गई थी। एक दफा ये हुआ कि मैं केनिया में था, नैरोबी में, तो वो शहजाद साहब ने रात को वो इमोशनल हो गए, रोना शुरू कर दिया। फिर मैं जब करीब जाके देखा तो वो नींद में रो रहे थे। अच्छा, बड़े दिलचस्प वाकयात होते हैं। एक बार मुझे और एहतशाम को साउथ अफ्रीका में हमें ह्यूमन स्मगलर ने एक किस्म का अपने अंदर में ले लिया। हम कमेंटेटर थे, वो हमने अकोमोडेशन की किसी को कहा हुआ था, उन्होंने कहा पता नहीं ये को पाकिस्तानी आया हुआ। तो बड़े बाद में हमें बड़ा बुरा भला कहा, बल्कि डांटा इफ्तिखार साहब ने कि क्यों आपने किसी से ये सारा कुछ किया जबकि आपका सारा होटल वगैरह अरेंज हुआ था। तो बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं क्रिकेट टूर्स के दौरान। आप भी अच्छा करते हैं, मैं भी अच्छा करता था कि कुछ थोड़ा सा आपके बाहर घूमने फिरने में कुछ वसाइल थोड़े बहुत खर्च हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कमरे तक कन्फाइंड नहीं होना चाहिए। जब आप इधर उधर जाएंगे तो फिर आप बहुत सी चीजें लर्न भी करेंगे, देखेंगे भी। तो ये लर्निंग प्रोसेस होता है जब आप किसी डेलीगेट या कमेंट्री टीम के साथ बाहर जाते हैं। कोई ऐसा वाकया आप बताएं जो अभी तक आपको याद हो। वाकया तो नहीं, मगर मैं इसको जो आपने बात की इससे एग्री करता हूँ। और देखें, जब आप जाते हैं ना टूर पे तो आपको बहुत लोग मिलना चाहते हैं, आपके फैंस बन जाते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जरा चूजी होना पड़ता है कि किसके साथ मिलें, किसके साथ जाएं, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर इफ यू आर डिस्क्रीट, इफ यू नो हु टू मीट एंड हु टू अवॉइड, तो फिर आप काफी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। और आपने ये ठीक कहा कि जो क्रिकेट टूर पे होते हैं, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी तो ये है कि आप मैचेस कवर करते हैं। उसके बाद जो फारिग वक्त होता है या डे ऑफ होते हैं या डेज ऑफ होते हैं, उसमें आपको एंजॉय करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, मुल्क देखना चाहिए, उनका कल्चर देखना चाहिए। तो ये सारा इंग्रेडिएंट है ऑफ ट्रैवल एज ए क्रिकेट कमेंटेटर। एक दफा हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे, मैं, एहतशाम, इफ्तिखार साहब और चिश्ती साहब, साउथ अफ्रीका। एक बड़ा डिसेंट कपल था जो इंडियन नजाद थे वहां पर। वो हम मुझे कहने लगे कि आप और रमीज राजा जो हैं, यू आर इनवाइटेड फॉर अ लंच।
तो मैंने रमीज से बात की, वो मुझे कहने लगे कि यार देखो, बी केयरफुल, ऐसे मत लंचेस और डिनर की इन्विटेशन कबूल किया करो। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब एक चीज का ख्याल रखना कि आई विल प्ले एज अ होस्ट, तो इसे तुमने खामोश रहना है। खैर हम गए, वो बड़े पढ़े लिखे मियाँ बीवी थे, उनकी तस्वीरें भी मेरे पास अभी कोई हैं। तो फिर मुझे, अगरचे वो तो उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया कि जो सोशल मिंगलिंग है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रिकेट टूर एंड कमेंट्री, आपको उसमें बड़ा सिलेक्टिव और बड़ा मोहतात होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो कमेंट्री ने तरक्की ही की है, रेडियो पाकिस्तान हो या बाद एफएम चैनल्स हो, इनको हलाशेरी देनी चाहिए और इनको सहूलियात देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब जो रेडियो पाकिस्तान का मीडियम वेव की जो एक्सेस है कमेंट्री की, आप देखें, आप वो इनको नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं या जो वो इलाके जो कि पहाड़ी इलाके और फियामदीन हम कहते हैं, वहां पर आप जाएं तो आपकी एक शनाख्त है। मैं एक दफा एक दुकान पर गया यहाँ लाहौर में, शाहजमाल के इलाके में, तो वो एक हमारे खान साहब थे, वो उन इलाके से ताल्लुक था। वो मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया, कहने लगे कि तू कमेंट्री वाला राजा ऐसा देना। मैंने कहा जी। तो फिर उसने वो बच्चों को कहा कि जाओ बुला के लाओ। उसने कहा जी ये वो जो रेडियो पर कमेंट्री करते हैं ये वो, यानी मैं उनके लिए एक स्टार था। मुझे बड़ी अच्छा लगा, वो बड़ा उनकी खुशी से, उनका एक तो पहले उनका सुर्ख सफेद रंग था और वो बड़े खुश हुए, बड़े फैसिनेट हुए कि ये अब मोतबर एक वो हवाला। तो वहां पे तो मिलियंस ऑफ पीपल, और अब आप एग्री करेंगे तारिक साहब के अब वहीं से टैलेंट इमर्ज हो रहा है टू दी नेशनल आउटफिट जो हमारी नेशनल टीम है उसमें। तो ये बड़ी खदमत है क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के हवाले से, लोग इसको बड़ा, और फिर वो जो अच्छी आवाजों का एक एलिमेंट होता था जिसको आपको देखकर या सुनकर आप जैसे लोगों को, कोई लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम इनकी तरह बोल सकते, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो ये चीजें जो है इसीलिए रखी जाती थी कि ये खास लोगों का काम है। अंग्रेजी जो है, मैं जाती तौर पे आपको भी ये बदगुमानी है और AR ज़ैदी साहब भी ये मरहूम बात किया करते थे, चिश्ती साहब को भी, कि मैं जाती तौर पे कोई अंग्रेजी कमेंट्री के हक में नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत बात। इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन है और क्रिकेट को पॉपुलर करने के हवाले से नाखानदा अफराद की, इन्होंने ट्रेनिंग भी की अंग्रेजी की, लोग अंग्रेजी समझना शुरू हो गए थे। इतनी सहल और आसान होती थी, आवाज बड़ी खूबसूरत होती थी। उर्दू कमेंट्री की इसलिए कि ये मासेस के अंदर चली गई थी और मासेस को फिर उसने वो किया। तो ये अमेलगमिज्म है बिटवीन अंग्रेजी एंड उर्दू। डू यू थिंक अब टीवी पर भी एक अलग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए अंग्रेजी की और उर्दू की? मुझे लगता है कि इन्होंने शुरू कर दी है ऑलरेडी। कुछ चैनल जो है वो उर्दू और कुछ चैनल एक्सक्लूसिवली इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश कमेंट्री की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड समझी जाती है। और आजकल तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जहाँ भी मैच हो रहा होता है पूरी दुनिया में वो फ्लैश किया जाता है। तो इसलिए बाय ऑल मीन्स उर्दू चैनल्स होने चाहिए और इसके साथ साथ इंग्लिश चैनल्स जो हैं, और मैं बहुत रेडियो और टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, इनमें एक्सक्लूसिवली इंग्लिश कमेंट्री जो है वो होनी चाहिए। जरा ये बता दीजिए कि जो यंगर फोक आना चाहती है कमेंट्री के लिए, खा वो उर्दू हो खा वो अंग्रेजी हो, किन सुनहरी असूलों का, कुदरती या जो मेहनत से हासिल शुदा जो सलाहियत है, उनका हामिल होना बड़ा जरूरी है बिफोर यू आर गिवन अ चांस ओवर माइक्रोफोन? Well, this is a difficult question. First of all, टैलेंट होना चाहिए, आवाज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्रिकेट को समझना चाहिए, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग स्किल होनी चाहिए। ये जब सब कुछ आपके पास होगा और एंथुसियाज्म होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि ये क्रिकेट कमेंट्री जो है ये कई दफा बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बड़ी कोई कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट हो जाती है और आपको बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और मसाइल आ जाते हैं, तो यू शुड स्टे फोकस्ड यू नो फॉर डेज एट एंड। और जब भी आप क्रिकेट टूर पे हैं या एक टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं तो आपको हर चीज पर्सपेक्टिव में देखनी चाहिए और एक बैलेंस व्यू करना चाहिए। ये नहीं कि जज्बात में आपके कोई ऐसी बात आप कर दें कि बाद में आप रिग्रेट करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि कमेंटेटर जो है या ब्रॉडकास्टर वो एक बैलेंस रखे और अपने हर चीज कंट्रोल में रखे और कोई आउटरेजियस किस्म का कमेंट ना दे। अब काफी लोग पर तोड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कम टैलेंट नजर आता है और ये जो इसको सिलेक्ट करने के जैसे
रेडियो पाकिस्तान माहिर नशरियात टॉप के लोग होते थे जो इसको असेस करते थे कि ये आपने करना भी, आप जाएं दोबारा फिर आइएगा। तो अब तो हो ही नहीं सकते थे। अब देखें मुझे क्या हुआ कि 3-4 साल तो मैं 1 घंटे का ट्रायल बुकिंग, 2 घंटे की ट्रायल बुकिंग, 3 डे मैच मिल गया तो फिर होती थी सिसक घर आप ऊपर आते थे। तो फिर आप जब एस्टैब्लिश हो जाते थे फिर लोग कहते थे कि ये बनना बड़ा मुश्किल काम है और जो बोल रहा है चाहे ठीक है या नहीं है, ये बड़ी मेहनत के जरिए ऊपर आया है, ये चीजें तय होती थी। तनवीर इकबाल साहब ने भी, ज़ाहिर हम उनका भी जिक्र करना चाह रहे थे, उन्होंने भी वो माइक्रोफोन के अनाउंसर थे और ब्रॉडकास्टर थे, फिर वो स्टेशन डायरेक्टर भी, अभी भी वो कमेंट्री में वो, तो ये माइक्रोफोन के टिपिकल लोग थे, इनको वो मौका दिया गया था कि यू आर अनाउंसर। तो अनाउंसर बड़ी बड़ा चीज होती थी। ये जो आपने तनवीर इकबाल की बात की है ना, अच्छा किया आपने इनका जिक्र कर दिया। ये पहली मर्तबा इन्होंने कमेंट्री की थी क्वेटा में, और मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी, ये अर्ली 80s की बात है, और मैं गया हुआ था वहां पर और इनसे पहली दफा मुलाकात हुई और इन्होंने कमेंट्री की। ये नए नए थे, थोड़ी सी गलतियां भी करते थे, बट इनमें टैलेंट था, आवाज थी और द एबिलिटी टू लर्न ऑल्सो, और इसी वजह से ये एक अच्छे कमेंटेटर बन गए और गालिबन अभी भी कभी कभी कमेंट्री करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, सुल्तान अफ हुसैन साहब बड़ा रेगुलरली क्रिकेट कमेंट्री पे लिखा करते थे, आपको याद है वो कवर पॉइंट पे, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे बारे में एक दफा तारीफ कर दी तो मैं बड़ा उत्साह, मैंने कहा जी। फिर जब मैंने पहले मैच में कमेंट्री की भावलपुर में, इंडिया की इंटर-19 आई हुई थी, तो वो मुझे कहने लगे ओ तुम तो उधर फिर रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने कहा मेरी कमेंट्री सुनी, तो कहने लगा हाँ। तो वो क्रिकेट सेंटर में मैं क्रिकेट खेला करता था, तो बहरहाल वो एक बड़ा टाइट एटमॉस्फेयर था। यू नो दैट के जो बड़े लोग थे वो कमेंट्री पर बात करते थे, उसके प्रोज भी होते थे, उसके कॉन्स भी होते थे, वो बेहतरी के लिए होता था। वो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था। मैं नहीं कह रहा कि अब स्टैंडर्ड वो कमतर हो गया, लोगों को मेहनत करने की आदत जरा कम हो गई। अभी सही वही इदारे रेडियो पाकिस्तान काम कर रहा है, FM के चैनल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते स्टैंडर्ड के ऊपर, ये बात मान जानी चाहिए। आपने कयूम नजर साहब के साथ भी कमेंट्री की थी? हाँ, मैंने की थी, ये मैं थी 1968 में, और वो नॉवल किस्म की कमेंट्री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, मगर उन दिनों में वो एक्सेप्ट नहीं हुई। सिर्फ सीधी फिरत, उल्टी फिरत, बल्लेबाज, गेंदबाज, इस तरह की वो करते थे। और फिर कुछ अगले 10 साल के लिए उर्दू कमेंट्री जो है वो उन्होंने बैन कर दी थी। ऑल्दो कयूम नजर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, मगर उनकी दैट इज मच बिफोर लेवल के आदमी थे। एक आपने जो बात की सुल्तान एफ हुसैन की, तो मैं जरूर उनके बारे में कहना चाहता हूँ। सुल्तान एफ हुसैन साहब एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट थे। फॉर इयर्स एंड इयर्स वो पाकिस्तान टाइम्स में स्पोर्ट्स पेज लुक आफ्टर करते थे। फिर एक मैगजीन क्रिकेट का स्पोर्ट्स का निकलता था, स्पोर्ट टाइम्स, उसके एडिटर थे, ठीक है। और हर क्रिकेट मैच पे वो पहुंचे होते थे। वो बहुत पढ़ते थे स्पोर्ट्स के बारे में और क्रिकेट के बारे में। अच्छा, मुझे याद है एक वो मॉडल टाउन में एक क्रिकेट टीम थी और उसको आमतौर पे ये कैप्टन किया करते थे क्रिकेट सेंटर, तो जाके थोड़ा सा खेलते भी थे। तो हम लोग एक टीम लेके गए मॉडल टाउन, और वो सुल्तान एफ हुसैन की टीम थी, उसके साथ मैच था। अच्छा, उन दिनों में वो पाउंड, शिलिंग्स, पेंस होते थे, ठीक है। ये नई करेंसी इंग्लैंड में नहीं आई थी, तो इनके पास एक शिलिंग का कॉइन था और वो आते थे और वो टॉस करते थे। तो मुझे याद है आई वाज द कैप्टन, और वो दूसरी तरफ से सुल्तान एफ हुसैन हमारे से बुजुर्गों में थे वो। तो उन्होंने टॉस जीत लिया, उन्होंने हमें बैटिंग दे दी। अच्छा, जब मेरी बारी आई तो ये बड़े लॉलीपॉप किस्म के बॉल करते थे सुल्तान एफ हुसैन। हम कहते हैं कि वो बड़ी, तो मैंने सोचा कि इनको आज मैंने छक्का मारना, ठीक है। तो इन्होंने बॉल करवाया, मैं आधी पिच पे गया, मैंने कहा इनको छक्का मारूं। आई वाज बीटन एंड बोल्ड। तो फिर वो फॉर इयर्स एंड इयर्स ना वो मजाक उड़ाते रहे मेरा, तो जी मैंने आपको 0 पे बोल्ड किया था।
तो मैंने एक्नॉलेज किया, मैंने कहा वाकई वो मैंने तो कोशिश की थी आपको छक्का मारने की। अच्छा, तो इस वैसे तरह की चीजें होती हैं। आप एक और चीज सुल्तान देखिए, हुसैन जो है ना, उनकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं देखे ना, ही वाज मैरिड टू अ फैमिली ऑफ फिर मियां सईद एंड यावर सईद एंड सिकंदर सादिक, ये कैसे कैसे फजल महमूद, ये उनकी फैमिली, ऐसे लोगों में उनका उठना बैठना था, क्या बात थी। फिर वो एक सिनेमा ओनर भी थे। अब मैं उनके क्लब में खेलता था, उनका सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ, बड़ा शानदार। वो मेरे फादर के साथ ना मॉडर्न क्लब में प्री पार्टीशन में खेलते थे, ये बी ए कोयल और इस तरह के लोग थे, कुछ इंडियंस भी थे। अच्छा, वो एक डायरी मेरे पास पड़ी हुई थी मेरे वालिद साहब के, उसमें सबके हिंदुओं के नाम भी लिखे हुए थे। तो ये जो थे सुल्तान साहब, ये ज़ाहिर है कि लाहौर, जो पुराना लाहौर था और मॉडल टाउन जो था, उसके बड़े वो थे। एक दफा मैं और हसन जलील साहब उनके घर भी गए थे। उनके कलम की जो थी ना, वो उसको कोई वो तलवार की तरह होता था, वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे। अच्छा, अब इसमें तारिक साहब बड़ी बातें और इतनी बातें हो सकती हैं, मेरे ख्याल में ना खत्म होने वाला ऐलान, इतना ही सिलसिला है क्रिकेट कमेंट्री और क्रिकेट की जो से जुड़ी दीगर बातें हैं। एक मैं बात बताऊं आपको कि होस्ट के नाखुन लेने चाहिए पीसीबी को, और इनको बजाय इसके कि ये चाहते हैं कि ये रेडियो पाकिस्तान एक कमर्शियल आ रहा है, इससे बड़े बड़े पैसे ईंट लिए जाएं। वहां पर जो मार्केटिंग में लोग बैठे हैं, उनको क्या पता कि ये जो मीडियम वेव का जो ब्रॉडकास्ट है, रेडियो पाकिस्तान का जो बड़ा नेटवर्क है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान से डिमांड करना बड़ी बड़ी एम्बिशियस किस्म की कि आप 50 लाख दे दें। बल्कि इनको सहूलत का, मैंने ये एक सतह पर शदाब भी उसका ऐसा था, मैंने नेगोशिएट भी किया था। मुझे कहा गया था कि आप जरा पीसीबी से बात करें, कुछ राइट्स, बांग्लादेश की वुमेन टीम आई, तो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये इसमें इन दारों को, क्योंकि अब जो पीसीबी है, इसका काम क्रिकेट को मैनेज करना और इसके साथ साथ इसको पॉपुलर भी करना है। तो अगर मुफ्त में रेडियो पाकिस्तान अपना इनको बड़ा नेटवर्क दे रहा है मीडियम वेव का, तो उससे इनको यूटिलाइज करना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि जनाब इतने पैसे दे, क्योंकि उस जमाने में जब ये हो रहा था तो उस राइट्स वगैरह तो होते नहीं थे। उस जमाने में जो बीसीसीपी था वो बड़ा खुश होता था कि जी रेडियो पर कमेंट्री हो रही है। तो अब जब और वेन्यूज आ गए हैं तो इस वेन्यू को भूल नहीं जाना चाहिए, अपने मौसमों को भूलना नहीं चाहिए, उन इदारे हों का वो लोग हों। ये लंबी बात हो जाएगी। तो भारत इस तवक्को के साथ के जनाब आप इसी तरीके से कमेंट्री करते रहेंगे और हम आपसे बातें करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पर आपसे दोबारा बात होगी। ये थे हमारे सरकर्दा क्रिकेट कमेंटेटर तारिक रहीम। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर और मुंतज़िम आला मोहतरमा नज़ाकत शकीला को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।